Today our topic is biological method. Biological method is the scientific method used to solve the biological problems. ये एक scientific method है जो कि biological problems को solve करने के लिए use होता है. Why it is called as scientific method? इसको scientific method क्यों कहते हैं? अगर हम science की definition देखें तो science की definition ये है, the knowledge that is gained through observations and experimentations is called science. यानी कि वो knowledge जिसको observations और experiments के through gain किया जाए वो science कहलाता है. तो इस biological method के अंदर भी हमने observations करनी है और experimentations करनी है और observations और एक्सपेरिमेंटेशंस करके हमने डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, इसलिए इसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं. ठीक है. अब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? जो डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, वो प्रॉब्लम्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से एसोसिएट करती हैं वो प्रॉब्लम्स हमने इसके अंदर उनको कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है. बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स वो प्रॉब्लम्स होती हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाई जाती हैं. अब जो बायोलॉजिकल मेथड्स होते हैं इनके अंदर 5 डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स प्रेजेंट हैं. सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन. पहले हमने ऑब्जर्वेशन करनी है, देन हमने उस ऑब्जर्वेशन की हाइपोथेसिस करनी है, फिर हमने उस हाइपोथेसिस को डिफरेंट एक्सपेरिमेंटेशंस करके टेस्ट करना है. फिर जब वो हाइपोथेसिस हमने एक्सपेरिमेंटेशंस के थ्रू टेस्ट कर लेनी है तो फिर जब वो अगर ठीक होगी तो फिर वो एक थ्योरी बन जाएगी. अगर वो सारे टेस्ट जो हैं वो ट्रू होंगे तो फिर वो एक थ्योरी कहलाएगी. और फिर थ्योरी जो है वो डिफरेंट थ्योरी को भी फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू टेस्ट होंगे और वो थ्योरी अगर ट्रू होगी तो वो एक साइंटिफिक लॉ बन जाएगी. तो ये डिफरेंट बायोलॉजिकल मेथड्स हैं. अब हम वन बाय वन इसको एक्सप्लेन करते हैं. सबसे पहले है ऑब्जर्वेशन. अब फर्स्ट वन जो बायोलॉजिकल मेथड है दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन देखते हैं. ऑब्जर्वेशंस आर मेड विद 5 सेंसेस. ऑब्जर्वेशन जो होती हैं ये 5 सेंसेस से बनती हैं. अब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं वही सेंसेस हम यहाँ पर यूटिलाइज़ करेंगे. उन्हीं सेंसेस को हमारे 5 सेंसेस कौन सी हैं? नंबर 1 इज़ विजन, नंबर 2 इज़ हियरिंग, स्मेल, टेस्ट एंड टच. ये 5 सेंसेस हम यूज़ करेंगे ऑब्जर्वेशंस के लिए, ऑब्जर्वेशंस बनाने के लिए. तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो बनाने के लिए हमें 5 सेंसेस यूज़ करनी पड़ती हैं. 5 सेंसेस यूज़ करके हम कोई भी ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करते हैं. अब जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो फर्दर 2 टाइप्स की हैं. एक क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, दूसरी क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है. जो क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन है इसके नेम में है, क्वान्टिटेटिव का मतलब होता है मिकदार. ठीक है. कि क्वांटिटी, किसी भी चीज़ की मिकदार या क्वांटिटी जो होती है वो इसके अंदर आएगी क्वांटिटेटिव के अंदर. और क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी. क्वालिटी मतलब कि मयार. इसमें हम किसी चीज़ का मेयार ऑब्जर्व करते हैं, इसमें हम किसी चीज़ की क्वालिटी ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि मिकदार को ऑब्जर्व करते हैं. इसमें हम किसी चीज़ के मेयार को ऑब्जर्व करते हैं. अब जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये मेजरेबल होती हैं. मेजरेबल क्यों होती हैं? क्योंकि ये क्वांटिटी की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं तो इसलिए ये मेजरेबल होगी. जैसे ये भी एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ नंबर, ये नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस होती हैं. जैसे मेरे पास अगर 10 बोर्ड मार्कर्स हैं तो मैं इनकी क्वांटिटी लिख सकती हूँ यहाँ पर कि मेरे पास 10 बोर्ड मार्कर्स हैं. तो ये इनकी एक क्वांटिटी है. ठीक है. एक एग्जैक्ट एक्यूरेट इनकी क्वांटिटी है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन है. मेरे पास 10 मार्कर्स हैं तो मैंने यहाँ पर इनकी क्वांटिटी लिख दी है. इस क्वांटिटी को हम ना कोई चेंज कर सकता है, ना इसको कोई बदल सकता है, ना इसको कोई बढ़ा सकता है, ना इसको कम कर सकता है. एक एक्यूरेट क्वांटिटी जो मैंने यहाँ पर दे दी है वही चलती रहेगी. ठीक है. तो ये जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये एक तो ये मेजरेबल होती हैं कि इनको मेजर किया जा सकता है कि कितनी क्वांटिटी है इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ थिंग्स प्रेजेंट है इसके अंदर, इसलिए एक तो ये मेजरेबल होती है. दूसरी इनको नंबर्स एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, इनको नंबर्स में एक्सप्रेस्ड किया जा सकता है. तीसरा ये कि ये इनवेरिएबल होती हैं या और कॉन्स्टेंट होती हैं. इनवेरिएबल का मतलब ये होती हैं जिनको चेंज ना किया जा सके, जिनको तब्दील ना किया जा सके. ठीक है. तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्योंकि वो क्वांटिटी की मिकदार की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं इसलिए वो इनवेरिएबल होती हैं. जो मिकदार एक दफ़ा हमने लिख दी है या ऑब्जर्व कर ली है वो उतनी ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी. ठीक है. इसलिए ये इनवेरिएबल होती हैं. और कांस्टेंट मतलब कि वो चेंज नहीं होंगी, उतनी ही रहेंगी. ठीक है. इसकी अगर ऑपोजिट में हम देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, तो हम यही उल्टे लिखते जाएंगे. अगर ये मेजरेबल है तो जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन होती हैं दैट कैन नॉट बी मेजरेबल, वो मेजरेबल नहीं होती, उनको मेजर नहीं किया जा सकता क्योंकि उनके अंदर क्वालिटी की ऑब्जर्वेशन की जाती है, उनकी क्वालिटी वाइज ऑब्जर्व, इसलिए वो मेजरेबल नहीं होती हैं. नंबर 2 वो नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं की जा सकती हैं. नंबर 3 वो इनवेरिएबल नहीं होती हैं, वो वेरिएबल होती हैं जो कि चेंज हो सकती हैं. ठीक है. उनकी क्वालिटी जो है वो चेंज हो सकती है. क्वांटिटी किसी भी चीज़ की चेंज नहीं की जा सकती, जबकि क्वालिटी जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज हो सकती है. तो इसलिए जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं वो मेजरेबल होती हैं, वो ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होती. ठीक है. तो यहाँ पर जो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है ये मोर प्रीफर हैं, इनको ज़्यादा प्रीफर किया जाता है. और जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस होती हैं ये लेस प्रीफरेबल होती हैं और लेस एक्यूरेट होती हैं. अब यहाँ पर हम इनकी अगर एग्जांपल लेते हैं तो क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन में एग्जांपल 9th क्लास की बुक में ये एग्जांपल दी हुई थी. उसमें था कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर
इज़ 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट जो वाटर है उसकी मिकदार बताई गई है कि ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये चेंज नहीं हो सकती, इसकी क्वांटिटी बता दी गई है, मिकदार बता दी गई है कि जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का उसकी जो वो कितना होता है, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब ये एक कॉन्स्टेंट क्वान्टिटी है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ये मेजरेबल है। और दूसरी तरफ अगर हम क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन में देखें तो इसमें एग्जाम्पल दी गई है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज़ कोल्डर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अब कितना कोल्डर है फ्रीजिंग पॉइंट ये हमें नहीं पता, बॉइलिंग पॉइंट कितना कम है फ्रीजिंग पॉइंट से ये हमें नहीं पता। तो ये एक जो है एक आइडिया बेस्ड ऑब्जर्वेशन है, जो क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, यानी कि इसकी क्वालिटी चेंज हो सकती है, हमें इसके बारे में कोई एक्यूरेट नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये फ्रीजिंग पॉइंट है वाटर का तो ये कितना कोल्डर है बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये एक आइडिया बेस्ड जो है ऑब्जर्वेशन है, इसमें हम आइडिया ही लगा सकते हैं कि इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, जबकि जो क्वांटिटेटिव है उसमें जो क्वांटिटी है वो बताई गई है। तो ये एक करेक्ट ऑब्जर्वेशन है, एक्यूरेट ऑब्जर्वेशन है, ये इसको बारे में आइडिया लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें पता है कि इतनी है, करेक्ट है। तो ये इनके दरमियान डिफरेंस है, क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशंस के दरमियान। अब जो ऑब्जर्वर होता है वो इन ऑब्जर्वेशंस को कलेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाता है, जिस स्टेटमेंट को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, और वो टेंटेटिव स्टेटमेंट होती है। ठीक है, टेंटेटिव का मतलब होता है कि वो ख्याली स्टेटमेंट होती है, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट नहीं होती है। अब आगे हम हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर हम एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि हम एक असम्पशन बनाते हैं, असम्पशन। ठीक है, असम्पशन मीन के फ़र्ज़ करना या एज्यूम करना। ठीक है, एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट हम बनाते हैं। ठीक है, फ़र्ज़ी स्टेटमेंट कि वो ट्रू नहीं होती, वो एक फ़र्ज़ी स्टेटमेंट होती है, वो स्टेटमेंट हम ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाते हैं हाइपोथेसिस के अंदर। तो इट इज़ अ टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि ये एक ऑब्जर्वेशन की बेस पर ली गई एक्सप्लेनेशन है, और टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, यानी कि ये टेंटेटिव का मतलब होता है ख़याली या फ़र्ज़ी, एक यानी कि ये करेक्ट नहीं है, एक ख्याली या फ़र्ज़ी स्टेटमेंट है जो कि हमने ऑब्जर्वेशन की बेस पर बनाई है, इसको हम हाइपोथेसिस कहेंगे। अब जो हाइपोथेसिस है इट कैन बी फॉर्मुलेटेड बाय 2 वेज़। हाइपोथेसिस को हम 2 तरीक़ों से बना सकते हैं, एक डिडक्टिव रीजनिंग है, दूसरा इंडक्टिव रीजनिंग है। और देन व्हाट इज़ डिडक्टिव रीजनिंग? डिडक्टिव रीजनिंग को अगर हम देखें तो जो वर्ड डिडक्टिव है ये डिड्यूस से निकला है। डिड्यूस, डिड्यूस के मीनिंग होते हैं निकालना, निकालना मतलब कि अगर हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से मेरे पास अगर बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से जो मेरे काम की नहीं है मैं उनमें से निकाल दूंगी, जो बहुत मतलब कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ें रख लूँगी, कुछ पर्टिकुलर चीज़ें अपने पास रख लूँगी जो मुझे चाहिए, जो मेरे लिए ज़रूरी हैं, और जो फालतू है उनको मैं निकाल दूँगी। तो मेरे पास जो थोड़ी चीज़ें, ज़्यादा चीज़ों में से मैं कुछ स्पेसिफिक सी रख के बाकी सबको निकाल दूँगी, तो फिर वो मेरे पास जो बच जाएंगी वो थोड़ी होंगी और वो ख़ास होंगी, पर्टिकुलर होंगी और स्पेसिफिक होंगी। ठीक है, मेरे यूज़ करने वाली होंगी। तो इसमें हमने निकालना है। अगर मैं फ़र्ज़ हम करती हूँ यहाँ पर कि अगर हमारे पास एक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, किसी भी चीज़ के बारे में हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, अब हम उस इन्फॉर्मेशन में से हमने कोई पर्टिकुलर बात निकालनी है, टू द पॉइंट हमने उस इन्फॉर्मेशन की एक ना मेन पॉइंट निकालना है कि इस पूरी इन्फॉर्मेशन का जो खुलासा है वो क्या बनता है। ठीक है, तो अगर हम उस सारी इन्फॉर्मेशन में से एक मेन पॉइंट निकालें, एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू इन्फॉर्मेशन का ले लें, तो हमने क्या किया कि हमने जनरल टू स्पेसिफिक आए। हमारे पास एक बहुत जनरल इन्फॉर्मेशन थी, उसमें से हमने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाली और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन को उसके अंदर से निकाल दिया, हमारे पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आ गई। तो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने जनरल टू स्पेसिफिक जाना है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक हमने मूव करना है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, उसमें से हमने एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन निकाल लेनी है। जबकि जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये ऑपोजिट है डिडक्टिव रीजनिंग के। इसमें हमने स्पेसिफिक टू जनरल जाना है कि हमारे पास एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, हमने उसके अंदर से हमने और इन्फॉर्मेशन निकालती जानी है। मतलब हमारे पास किसी एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसी से हमने और भी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन, यानी अगर हम यहाँ पर मैं किसी एनिमल या लिविंग ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल दूँ कि हमारे पास एक एनिमल है और उसके हमने एवोल्यूशन की एग्जांपल ले लेती हूँ कि एक एनिमल है तो वो बहुत से एनिमल से सिमिलर होता है। ठीक है, उसकी बहुत से एनिमल्स के साथ करैक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसके मैच करते हैं। तो इस तरह हमने एक एनिमल से 3-4 और एनिमल्स की हमने एवोल्यूशनरी हिस्ट्री निकाल ली। तो ये होता है कि हमने स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, हमारे पास एक स्पेसिफिक एक चीज़ है, उससे हमने और डिफरेंट चीज़ें निकाल ली, उसकी इन्फॉर्मेशन को हमने और जनरल करते जा रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल हम होते जा रहे हैं। ठीक है, ये जो इंडक्टिव वर्ड है ये इंड्यूस या इंडक्शन से निकला है। इंड्यूस या हम इंडक्शन भी कह सकते हैं इसको। इसके मीनिंग होते हैं शामिल करना,
तो इसके अंदर हम इंफॉर्मेशन को शामिल करें, हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है, उसी की बेस पर हम उससे और इन्फॉर्मेशन निकालते जा रहे हैं, उसके अंदर डालते जा रहे हैं और इन्फॉर्मेशन को बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसके अंदर हम इन्फॉर्मेशन ऐड कर रहे हैं, इधर से हमने इन्फॉर्मेशन निकाली थी और स्पेसिफिक की थी, यहाँ पर हम स्पेसिफिक से इन्फॉर्मेशन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शामिल करेंगे। अगर एग्जांपल देखें डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर, एग्जांपल है इसमें इफ़ और देन लॉजिक चलता है डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर। तो इसमें एग्जांपल आ रही है हमारे पास कि अगर इफ़ ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, अगर सारे जो बर्ड्स हैं उनके पर होते हैं, उनके पास विंग्स होते हैं, और स्पैरोज़ आर बर्ड, और जो स्पैरोज़ हैं वो बर्ड हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं देन स्पैरोज़ हैव विंग्स, हम ये कह सकते हैं कि जो स्पैरोज़ हैं उनके पास भी विंग्स होंगे, ठीक है। मतलब ये कि अगर पहले हम बात कर रहे हैं ऑल बर्ड्स की, हम कह रहे हैं कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, यानी कि हम जनरल बात कर रहे हैं कि जितने भी बर्ड्स हैं उनके पास विंग्स होते हैं। फिर हमने एक स्पेसिफिक बर्ड ले लिया, हमने कहा कि स्पैरोज़ जो हैं ये बर्ड हैं, और अगर स्पैरोज़ बर्ड हैं तो हमें पता है कि बर्ड के पास विंग्स होते हैं, तो स्पैरोज़ हैव विंग्स, तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि स्पैरोज़ के पास विंग्स होंगे। तो हम यहाँ से जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं। हमने पहले जितने भी बर्ड्स इस दुनिया पर प्रेजेंट सब बर्ड्स की बात की है, जनरली बात की कि ऑल बर्ड्स हैव विंग्स, सारे बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं। फिर हमने एक स्पेसिफिक बर्ड चूज़ किया है, स्पैरो को चूज़ किया है। फिर हमने कहा है कि अगर स्पैरो बर्ड है तो अगर स्पैरो बर्ड है तो बर्ड के पास तो विंग्स होते हैं, तो फिर स्पैरोज़ के पास भी विंग्स होंगे। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जनरल टू स्पेसिफिक आ रहे हैं। इसी तरह अगर हम इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल लेते हैं, इंडक्टिव रीजनिंग में हम ऑपोजिट जाएंगे, स्पेसिफिक टू जनरल जाएंगे। हमने कहा था कि स्पैरोज़ है विंग्स, के स्पैरोज़ जो है उनके पास विंग्स होते हैं, एंड आर बर्ड, और स्पैरो क्या है, ये बर्ड है। तो फिर हम ये देखते हैं कि ईगल है तो, और पैरट है या हॉक है या क्रो है, ये सब भी तो बर्ड्स हैं, और अगर ये सब बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के पास तो विंग्स होते हैं, तो इनके पास भी तो विंग्स होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करें, एक स्पैरो है, वो मतलब एक स्पेसिफिक हमने बर्ड लिया है, उस बर्ड से हमने दूसरे बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली कि अगर ईगल है, पैरट है, ये सब भी बर्ड्स हैं और इनके पास भी विंग्स का करैक्टर है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक टू जनरल मूव कर रहे हैं। हम एक चीज़ से, हमारे पास एक बर्ड था, हमने उसी से हमने और भी डिफरेंट बर्ड उसके अंदर ऐड कर लिए कि ये भी बर्ड्स की कैटेगरी में आता है, इसके पास भी विंग्स हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि स्पैरोज़ है विंग्स, एंड स्पैरो अगर बर्ड है, देन ईगल, पैरट, हॉक, क्रो, ये सब भी बर्ड्स हैं और इनके पास भी विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है डिडक्टिव रीजनिंग में और इंडक्टिव रीजनिंग में। और हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी देखी है कि ये टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन होती है ऑब्जर्वेशन की, ये फर्जी स्टेटमेंट होती है, ये बिल्कुल करेक्ट नहीं होती है। नेक्स्ट जो हमने पढ़नी है दैट इज़ एक्सपेरिमेंटेशन। अब वो जो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन की बेस पर हाइपोथेसिस बनती है, जो कि एक फ़र्जी स्टेटमेंट होती है, उसको डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के अंदर से निकाला जाता है, उस पर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स की जाते हैं उन हाइपोथेसिस के ऊपर। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट्स के अंदर है बायोलॉजिस्ट परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू सी इफ़ हाइपोथेसिस आर ट्रू और नॉट। ये एक्सपेरिमेंट्स इसलिए परफॉर्म किए जाते हैं कि देखा जा सके कि ये जो हाइपोथेसिस हैं ये ट्रू है या ये रॉन्ग है। अगर तो हाइपोथेसिस रॉन्ग होगी तो क्या होगा कि ये जो बायोलॉजिकल मेथड है इधर ही स्टॉप हो जाएगा, और अगर हाइपोथेसिस रॉन्ग हो तो फिर दोबारा से ऑब्जर्वेशन पर शिफ्ट हो जाएंगे। दोबारा से ऑब्जर्वेशन होगी, फिर दोबारा से ऑब्जर्वेशन का हाइपोथेसिस होगा, फिर दोबारा उसकी टेस्टिंग होगी। तो अगर तो हाइपोथेसिस रॉन्ग होता है तो ऑब्जर्वेशन स्टॉप हो, वो बायोलॉजिकल मेथड जो है इधर ही स्टॉप हो जाता है। और अगर हाइपोथेसिस ट्रू हो जाती है, ठीक है, अगर हाइपोथेसिस एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उस पर एक्सपेरिमेंट होते हैं और हाइपोथेसिस ठीक निकलती है, ट्रू निकलती है, तो फिर उसकी फर्दर टेस्ट होते जाएंगे, उसके ऊपर और टेस्ट होते जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है कि थ्योरी। एक्सपेरिमेंट्स तो हमने एक्सपेरिमेंटेशन में तो हमने ये देखा है कि अगर हाइपोथेसिस जो ये एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं देखने के लिए कि ये हाइपोथेसिस ट्रू है या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम थ्योरी देखते हैं। थ्योरी के अंदर है सीरीज ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट दैट इफ़ इट इज़ सपोर्टेड बाय द रिजल्ट ऑफ मैनी टेस्ट। अगर हाइपोथेसिस जो हैं बहुत सारे टेस्ट से गुजरने के बाद अगर वो ट्रू साबित हो जाते हैं तो फिर वो क्या कहलाएंगे, वो थ्योरी बन जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है साइंटिफिक लॉ। साइंटिफिक लॉ कैसे बनता है, इफ़ थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच। अगर थ्योरी ये जो स्केप्टिकल अप्रोच है इसको सर्वाइव कर जाए। स्केप्टिकल के मीनिंग होते हैं, स्केप्टिकल मीन शक्की, ठीक है, शक्की, और अप्रोच नुक्ता नज़र कि अगर थ्योरी इस शक्की जो नुक्ता नज़र है इसको सर्वाइव कर जाए और कंटिन्यूस टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, और वो जितने भी एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस उनको कंटिन्यूसली वो सपोर्ट करते जाएं कि ये जो थ्योरी है ये सही है, ये ट्रू है, ठीक है, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है। तो देन इट बिकम्स अ साइंटिफिक लॉ। अगर वो तमाम शक्की नुक्ता नज़र को भी गलत साबित कर दे और उसके बावजूद भी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स उस पर होते जा रहे हैं थ्योरी के ऊपर भी वो उसको ट्रू साबित करते जाएं, तो फिर वो एक लॉ बन जाता है जिसे कोई भी गलत नहीं कह सकता, ठीक है। फिर वो लॉ दुनिया के किसी भी हिस्से में होगा, इम्प्लीमेंट किया हुआ होगा तो वो सेम होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, उस पर कोई सवाल नहीं कर सकता। वो जो होता है बिल्कुल करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, और उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकती हैं, तो उसको कहते हैं लॉ।
ठीक है। अब ला की अगर एग्जांपल दूं तो बुक में जो एग्जांपल है इसमें ला में इसमें हमारी अगर बायोलॉजी की हिस्ट्री में देखें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, एक ये एग्जांपल है ला की। एक दूसरी एग्जांपल में दूं तो हार्डी विनबर्ग लॉ थ्योरम है, ठीक है, एक वो एग्जांपल है। और थ्योरी की एग्जांपल में अगर बताऊं तो थ्योरी की एग्जांपल्स के अंदर आती है इसमें डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन, ये एग्जांपल आ सकती है थ्योरी के अंदर। तो टुडे आवर लेक्चर वाज अबाउट द बायोलॉजिकल मेथड्स and hope you understand the lecture. Thank you.